हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू iTube क्लासेस। दोस्तों, आज जिस मैं टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ काफ़ी करंट में न्यूज़ में रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आपको उसके बारे में पता होगा। रिसेंटली म्यांमार में जो है मिलिट्री कूप हुआ है। हालांकि पहले से ही म्यांमार में काफ़ी साल से जो है मिलिट्री रूल चल रहा था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस थोड़ी स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब दोबारा से जो है वहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ है। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और क्योंकि इंडिया के नेबरहुड में हुई है तो उसके पर्सपेक्टिव से इंडिया के हिसाब से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंडिया के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप इस यूट्यूब के चैनल के अलावा और हमारे साथ कैसे कैसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जो है इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो हमारा हैंडल है वो है iTube classes_UPSC। अब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं iTube क्लासेस के नाम से। आप कमेंट सेक्शन में जो है हमें बताइए कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स और आपके न्यूज़पेपर की आपको PDF फॉर्मेट में भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी iTube classes_UPSC के नाम से हमारा पेज है, तो आप वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं, राइट। तो मिलिट्री कूप है म्यांमार में। ठीक है, कुछ चेहरे आपको जो है यहाँ पे बड़े नज़र आ रहे होंगे। जैसे ये एक चेहरा है, इनका नाम है आंग सांग सू की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर है म्यांमार में। सिर्फ म्यांमार में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ये, व्हेन इट कम्स टू रिस्पेक्टिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स और व्हेन इट कम्स टू द सपोर्टर ऑफ द डेमोक्रेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, इनकी पर्सनल जर्नी एंड ऑल दैट, राइट। तो न्यूज़ में क्यों था, वी ऑलरेडी नो दैट कि म्यांमार में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, वहाँ की मिलिट्री ने क्या किया, वहाँ की मिलिट्री ने उसको जो है डिसमेंटल कर दिया है। डिसमेंटल करने के बाद जो है 1 साल के लिए म्यांमार में इमरजेंसी लगा दी गई है। वहाँ के जो भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे, वहाँ की जैसे स्टेट काउंसलर थी आंग सान सू की, इनको अरेस्ट कर लिया गया। इनके साथ साथ जो इनके सपोर्टर्स थे, इनके जो पार्टी में जो बड़े लीडर्स थे, उनको भी डिटेन कर दिया गया है। और वहाँ के जो पावर है अभी किसके हाथ में चली गई है, वहाँ के जो कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम है मिंग ओंग ह्यांग, इनके हाथ में दोबारा से पावर चली गई है। जो वाइस प्रेसिडेंट थे वहाँ के, जिनका नाम था मिंट स्वे, इनको जो है 1 साल के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है। एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और इस कूप की जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो वहाँ के मिलिट्री ओन्ड, यानी कि एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है मेवाडी टीवी, और इसके जो ओनर है वो वहाँ की मिलिट्री है। इसमें अनाउंस किया गया और अनाउंस करते गए ये बताया गया कि ये मिलिट्री को हमने क्यों किया है, क्योंकि मिलिट्री कूप जो है किसी इमरजेंसी सिचुएशन में किया जा सकता है। और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 417 में इसका मेंशन किया गया है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन कंट्री में आती है तो वहां पे कूप किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी म्यांमार के जिसकी वजह से ये कूप किया गया, उसके बारे में अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन पहले हम जानते हैं कि कूप एक्चुअली होता क्या है। बहुत वर्ड हम लोग यूज करते हैं कूप, आजकल तो बहुत ही जनरल टर्म में भी कूप का यूज करने लगे हैं। बट कूप का एक्चुअल अगर डिक्शनरी मीनिंग हम लोग देखें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, इट्स अ सडन और इलीगल, मतलब अचानक से होता है, कोई प्लान करके ग्रेजुअली नहीं होता है, अचानक से होता है और इलीगल होता है। यानी कि वहां पे जो एस्टेब्लिश्ड सिस्टम था पहले से ही, जो लॉ के बेसिस पे था, उसके अगेंस्ट होता है। ऑफन वायलेंट, मोस्ट ऑफ द केसेस में वायलेंट होता है। ऑफन का मतलब ये नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100% ही जो है ये वायलेंट होता है। किसी किसी केस में जो है नॉन वायलेंट भी हो सकता है। क्यों होता है, फॉर द टेकिंग ऑफ गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट की पावर को लेने के लिए किया जाता है, एस्पेशली बाय पार्ट ऑफ आर्मी। आर्मी इसमें कहीं ना कहीं जरूर इन्वॉल्व होती है। तो किसी की भी कंट्री की आर्मी जो है बहुत पावरफुल होती है, उसके पास काफी पावर होती है। अगर गवर्नमेंट को ओवरटेक करना है तो डेफिनेटली आर्मी का उसमें कुछ ना कुछ रोल जरूर होता है। बहुत बार ज्यादातर रोल आर्मी का ही होता है, लेकिन कभी कभी जो आर्मी जो है वो अपोजिशन पार्टी के साथ मिलके कूप करती है और वहां की जो उस टाइम पे प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसको हटा देती है, राइट। तो इसको हम लोग जो है कूप डिटाट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कूप डिटाट। बहुत सारे एग्जांपल देखे गए हैं रिसेंट हिस्ट्री में जहां पे कूप किया गया है विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री। जैसे पाकिस्तान का एक एग्जांपल है हमारे पास, 1958 में कूप हुआ पाकिस्तान में। म्यांमार में 1962 में हुआ था, म्यांमार में दोबारा से भी हुआ है, सूडान में हुआ है, चिली में हुआ है,
वेनेजुएला में हुआ, देर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज जहां पे कभी ना कभी जो है मिलिट्री कूप हुआ है। बहुत बार ये वायलेंट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन कभी कभी ये नॉन वायलेंट भी हो सकता है। लेकिन बिफोर गोइंग फर्दर वी ऑल्सो शुड नो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ म्यांमार, बिकॉज एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसी कंट्री के साथ साथ में कौन सी कंट्री होती हैं। आपने देखा होगा कि मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैस्पियन सी के अराउंड में कौन कौन सी कंट्री हैं, डेड सी के अराउंड में कौन कौन सी कंट्री हैं। तो अगर कोई ज्योग्राफिकल एरिया कुछ न्यूज़ में रहता है तो डेफिनेटली वहाँ की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो म्यांमार कहाँ पे है? इट इज़ इन सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। सो म्यांमार इज सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। कौन कौन सी कंट्री इसको जो है इसको सराउंड करती हैं? थाईलैंड, ठीक है, ये रहा थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, इस साइड में ये बांग्लादेश है तो यहाँ पे बांग्लादेश की जो बाउंड्री यहाँ पे इसके साथ शेयर होती है, इंडिया, तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में जो है इंडिया की बाउंड्री इसके साथ शेयर होती है, और ये नॉर्थ ईस्ट में जो है यहाँ पे जो है चाइना की बाउंड्री इसके साथ शेयर होती है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद वियतनाम, वियतनाम डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार, ओनली थाईलैंड, लाओस, चाइना, बांग्लादेश एंड इंडिया, दीज कंट्रीज शेयर बाउंड्री विद द म्यांमार। मेजर रिलीजन क्या है म्यांमार में? दैट इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को मोस्ट लोग फॉलो करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम बुद्धिज्म वी कैन फाइंड सम एथनिक ग्रुप्स ऑल्सो, जिनके अंदर जो है रोहिंग्या मुस्लिम्स का काफ़ी ज़्यादा जो है जिक्र किया जाता है, क्योंकि उनका काफ़ी लार्ज स्केल पे प्रोसिक्यूशन हुआ है बाय देयर आर्मी, बाय देयर लोकल पीपल। रोहिंग्या मुस्लिम्स कहाँ रहते हैं? रोहिंग्या मुस्लिम्स जनरली रहते हैं इस एरिया में, ये जो म्यांमार के में ये जो साउथ वेस्ट वाला एरिया है, म्यांमार में जो साउथ वेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसे यहाँ पे है राखिन स्टेट, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे दिस इज़ राखिन स्टेट। तो यहाँ पे मेजरली जो है रोहिंग्या मुस्लिम सिचुएटेड हैं, और यहाँ पे ऊपर देख सकते हो बांग्लादेश। तो हिस्टोरिकली वो बांग्लादेश से ही यहाँ पे माइग्रेट हुए थे, एंड दे आर मुस्लिम्स, दे आर नॉट बुद्धिज्म विच इज़ द मेजर रिलीजन इन म्यांमार। तो 2017 के बाद से पर्टिकुलरली बहुत लार्ज स्केल पे जो है इनका प्रोसिक्यूशन हुआ है, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है वायलेंटली। तो रोहिंग्या मुस्लिम से एक अलग इशू हो सकता है, उसको हम लोग कभी बाद में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वी शुड नो कि रोहिंग्या मुस्लिम्स की लोकेशन क्या है, ठीक है, राइट। तो 1948 तक जो है म्यांमार वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, बट 1948 में इट गॉट इंडिपेंडेंस। 1948 में इट गॉट इंडिपेंडेंस, जस्ट 1 ईयर आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। 1962 तक जो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन 1962 में यहाँ पे सबसे पहले आर्मी कूप हुआ था। आर्म फोर्सेस ने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया था। तो दैट इज अबाउट योर म्यांमार एंड द लोकेशन। अब बात करते हैं कि जो मिलिट्री ने ये जो अभी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको हटाया है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए ये है यहाँ के जनरल मिन ओंग ह्यांग, मिन ओंग ह्यांग। तो 1962 से लेके जब पहली बार जब म्यांमार में कूप हुआ था, 1962 से लेके 2011 तक यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जो है वो मिलिट्री रूल था, लगभग फॉर 50 ईयर्स देयर वाज अ कॉन्टिन्यूस मिलिट्री रूल। बट 2011 में थोड़े से रिफॉर्म किए गए और मिलिट्री ने डिसाइड किया कि चलिए हम थोड़ा सा इलेक्शन वहाँ पे करवा देते हैं। 2011 में जो इलेक्शन हुए, वहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी है एनडीएल, उसने उसको जो है बाइकआउट कर दिया गया था। 2015 में दोबारा से वहाँ पे इलेक्शन हुए। अभी रिसेंटली नवंबर में 2020 में वहाँ पे दोबारा से इलेक्शन हुए थे, नवंबर में। अब इस नवंबर में जो है जो आंग सू की जो पार्टी थी उसने जो है 476 सीट्स में से 396 जो है सीट्स पे जो है वो विक्ट्री हासिल की थी। सो इट वाज अ वेरी लैंडस्लाइड विक्ट्री। जो वहाँ के यूनियन इलेक्शन कमीशन है उसने भी इस विक्ट्री को कंफर्म किया था। बट फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट दे सिक्योर्ड देयर मेजोरिटी, वहाँ की जो मिलिट्री है दे स्टार्टेड अक्यूजिंग दिस पार्टी ऑफ इर्रेगुलरिटीज। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, मिलियंस की संख्या में जो है वो फेक वोटर्स को ऐड किया गया है। इसकी वजह से मिलिट्री ने इस रिजल्ट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ उन्होंने जो है मिलिट्री के इस क्लेम को जो है नेगलेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, बट स्टिल मिलिट्री जो है अपने स्टैंड पे टिकी रही। और दिस वाज द रीजन कि वहाँ पे फाइनली जो है मिलिट्री ने क्या किया,
वहाँ के जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, जो जिनकी पार्टी से जो है आंग सांग सू जो बिलोंग करती हैं, उसको वहाँ से हटा दिया और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन कर दिया, राइट। सो दैट वाज द रीजन व्हाई दिस कूप वाज टेकिंग प्लेस इन म्यांमार। नाउ अब आंग सांग सू की जो है ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर हैं म्यांमार के अंदर, सिर्फ म्यांमार के अंदर नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड शी इज नोन फॉर हर सपोर्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स and support for the democracy. That is why she is very very much respected in the western world. western world बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट करता है और इसीलिए इनको जो है 1991 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया फॉर हर स्टैंड ऑन डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। आंग सांग सू की जो है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनके फादर हैं आंग सांग जिनका नाम है, आंग सांग जिनका नाम है, ये जो है वहाँ पे फ्रीडम फाइटर थे। 1948 से पहले ब्रिटिशर्स को वहाँ से भगाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर एंड ही वॉज ए जनरल इन आर्मी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही टुक साइड, like he fought from the side of Japan also because Japan was against the British in second world war and all that, right। तो इनको बाद में जो है असैसिन कर दिया गया, इनको मार दिया गया। उसके बाद से जो है इनकी फैमिली ने जो है वो वहाँ पे सरवाइव किया। और उसके बाद इनकी जो वाइफ थी यानी कि आंग सांग सू की जो मदर थी, वो भी काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल लीडर बन के उभरी म्यांमार के अंदर। तो टाइम मैगजीन इनको कहा जाता है चिल्ड्रन ऑफ गांधी। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गांधी। टाइम मैगजीन इनको बोला था, क्यों कहा था? बिकॉज हर सपोर्ट ऑफ नॉन वायलेंस, इसकी वजह से इनको जो है चिल्ड्रन ऑफ गांधी कहा जाता है। शी इज ऑल्सो सेड द हेयर ऑफ गांधी जी, मतलब उनकी उत्तराधिकारी हैं इन टर्म्स ऑफ नॉन वायलेंस, राइट। इनको म्यांमार में द लेडी के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में अभी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि म्यांमार न्यूज में है, तो द लेडी के नाम से इनको जाना जाता है, चिल्ड्रन ऑफ गांधी इनको कहा जाता है। शी इज अ स्टेट काउंसलर, शी इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। हालांकि जिस पार्टी की हेड हैं वो पार्टी वहां पे मेजोरिटी में थी अब से पहले, बट स्टिल शी वॉज नॉट द प्रेसिडेंट। वाई शी वॉज नॉट द प्रेसिडेंट? बिकॉज म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है, अगर किसी के बच्चे अगर वो फॉरेन नेशनल हैं, किसी फॉरेन कंट्री के सिटीजन हैं, तो वहाँ पे आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। और आंग सांग सू की जो है वो बच्चे जो हैं फॉरेन नेशनल हैं। ब्रिटेन के एक पर्सन के साथ इन्होंने शादी की थी और उनसे इनके बच्चे हुए, तो वो जो है ब्रिटिश नेशनल्स हैं। दैट इज़ वाई शी कैन नॉट बी प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, according to the constitution, right। so that is a little story about आंग सांग सू की। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। देखिए इंडिया के साथ इनका बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। वो क्या है? इंडिया से ही इनकी स्कूलिंग हुई है, इंडिया से ही इनकी स्कूलिंग हुई है। एक्चुअली इनके जो ब्रदर थे वो इंडिया में पोस्टेड थे, कॉन्सुलेट में पोस्टेड थे, तो अपने ब्रदर के साथ जो है ये दिल्ली में आई। दिल्ली में ही इनकी स्कूलिंग हुई, सेंट मैरी जीसस स्कूल में इनकी स्कूलिंग हुई। बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने जो है अपना ग्रेजुएशन किया, लेडी श्री राम कॉलेज से 1964 में पास आउट हुई। उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड में किसी कॉलेज से इन्होंने मास्टर्स किया, पॉलिटिक्स में मास्टर्स किया। और बाद में उसके बाद ये काफ़ी कुछ साल तक इन्होंने जो है यूनाइटेड नेशंस में भी काम किया। फाइनली 1988 में ये म्यांमार में वापस गई। अब म्यांमार में 98 में क्यों वापस गई? क्योंकि उस समय पे वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे अगेंस्ट मिलिट्री रूल। तो इन्होंने उन प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए ये अपना बाहर यूएन से और लंदन से वापस जो है म्यांमार के अंदर आ गई। और वो जो अपराइजिंग है उसको कहा जाता है 888 अपराइजिंग, क्योंकि ये 1988 में हुआ था। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 888 अपराइजिंग। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि 888 अपराइजिंग जो है वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। तो म्यांमार शुड बी द आंसर, म्यांमार शुड बी द आंसर। तो इसमें पार्टिसिपेट जब इन्होंने किया अपनी पार्टी की तरफ से, तो इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया 1988 के बाद से। उसके बाद ये बहुत साल तक जो है हाउस अरेस्ट रही, बहुत साल तक हाउस अरेस्ट रखा गया इनको। मोर और लेस कभी 6 महीने के लिए छूट जाती थी, कभी साल भर के लिए छूट जाती थी, लेकिन ओवरऑल ये जो है इनको 2010 तक इनको हाउस अरेस्ट रखा गया। कभी थोड़ा बहुत छोड़ देते थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम शी वाज अंडर हाउस अरेस्ट। इवन जब इनके हस्बैंड को कैंसर था 1998 में, तब भी ये जो है इनको उनके हस्बैंड को विजिट करने नहीं दिया गया।
इनको गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया था कि जाइए आप लंदन जाके विजिट कर लिए, बट शी कुड नॉट गो। वाई? बिकॉज इनको लगता था अगर एक बार ये म्यांमार छोड़ के चली गई तो इनको दोबारा से एंट्री नहीं मिलेगी और जो डेमोक्रेसी के लिए जो मूवमेंट है वो वीक हो जाएगी। तो स्टोरी जो है काफ़ी इंस्पायरिंग है इनका इस परस्पेक्टिव से। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जो है भैया इनको कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी डेफिनेटली रहती ही है। कोई भी पर्सन जो है वो कंट्रोवर्सी से अनटच तो नहीं है। तो कुछ कंट्रोवर्सी है इनके रिगार्डिंग, वो क्या है देखिए। जब 2015 में ये पावर में आई तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो है जो ब्रिटिश एरा के जो रूल्स थे, जो सीक्रेट लॉज वगैरह थे वहाँ पे जो ब्रिटिश टाइम में, उनका यूज़ करके कुछ जर्नलिस्ट वगैरह को जो है अरेस्ट किया। और फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जिसकी पहले ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुछ टाइम के लिए कुछ तरीके से जो है इन्होंने वहाँ पे दबाया। तो एक तो कंट्रोवर्सी उनके ऊपर ये है। दूसरी कंट्रोवर्सी है कि 2017 के बाद से म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स को प्रोसिक्यूट किया गया बहुत बड़े लेवल पे वहाँ की आर्मी के द्वारा। अब जब इतनी बड़ी आर्मी के द्वारा इतने लाखों की संख्या में प्रोसिक्यूट किया गया, उनको मारा गया, उनको रेप किए गए, तो उस टाइम पे पावर में कौन थी? आंग सान सू की पार्टी थी। तो ऐसा कहा जाता है इनके जो अपोजर्स हैं कि उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया, वो काफ़ी कुछ कर सकती थी। इवन शी सपोर्टेड द एक्शंस ऑफ मिलिट्री। दैट इज ऑल्सो वेरी शॉकिंग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में सिचुएटेड है, वहां पे केस चल रहा था और वहां पे जब ये सुनवाई के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मिलिट्री के एक्शंस को सपोर्ट किया। इवन जो मिलिट्री के कुछ ऑफिशियल्स थे, इन्होंने उनको बोला कि वो तो बड़े ही भले आदमी हैं। देखिए, पॉलिटिकल रियलिटी समझने की बात है। मोस्टली पॉपुलेशन वहाँ पे बुद्धिस्ट है, रोहिंग्या जो है वो वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी है। अगर ये मिलिट्री के एक्शन को सपोर्ट नहीं करती हैं, अगर ये बुद्धिस्ट लोगों के सेंटीमेंट को सपोर्ट नहीं करती है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनकी पार्टी सपोर्ट खो सकती थी इन म्यांमार। तो पॉलिटिकल गेन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो उस पर खरी नहीं उतर पाई, एंड दैट इज द कंट्रोवर्सी अराउंड हर। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग, शी वॉज क्रिटिसाइज्ड। इवन बहुत सारी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जहाँ पे इनके स्टैचू वगैरह लगाए गए थे, इनके स्टैचू वगैरह को भी वहाँ से हटा दिया गया है बिकॉज हर स्टैंड। सो दैट इज द कंट्रोवर्सी अराउंड आंग सान सू की। आपको यहाँ पे क्या जानने की जरूरत है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है हेग के अंदर, वो है हेग के अंदर। ठीक है, सो दैट इज यू नीड टू नो। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस म्यांमार इशू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे हम लोगों को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जितना आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। Thank you very much and all the best.